आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन होगी और उसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए आज के हमारा ये प्रैक्टिस सेशन है। इससे पहले ऑलरेडी कुछ प्रैक्टिस सेशन आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखें, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि अभी हम किस सीरीज़ को कर रहे हैं कंटिन्यू। और अगर मैं बता दूं कि हमारा जो मेनली फोकस जो टॉपिक है वो क्या है, या जो सब्जेक्ट है वो हमारा पेडागोजी है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट की हम पेडागोजी को कवर कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने कई सारे पेडागोजी से रिलेटेड कंटेंट या क्वेश्चन को कवर किया है। आपका जो क्वेश्चन है वो आपका पेडागोजी प्लस सीडीपी है, और हम ये देखेंगे कि पेडागोजी और सीडीपी में ऐसे क्वेश्चन जो एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको फैक्चुअल कम अप्लाइड वे में क्वेश्चन ज़्यादा देता है। तो उनको समझेंगे कैसे हम उन्हें अटैम्प्ट करें, और क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए उनको समझने की, कि एक्चुअल फैक्चुअल नॉलेज रटने की अपेक्षा हमें कॉन्सेप्ट को समझने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड सोशल इमोशनल मोरल एंड मेंटल एस्पेक्ट्स रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। मतलब आपको ये बताना है शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक हो गया, नैतिक, मानसिक पहलू का संयोजन विकास के किस सिद्धांत में आपको देखने को मिलता है। तो आपने जब डेवलपमेंट वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें कई सारे सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, कई सारे सिद्धांत आपने पढ़े होंगे। तो उनमें आपको ये बताना है ऐसे सिद्धांत के बारे में जिसमें आपको शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक या नैतिक और मानसिक पहलुओं के पक्ष का समायोजन या संयोजन आपको देखने को मिलता है। तो अगर एक ऐसे सिद्धांत की बात करें जिसमें आपको ये सारे पक्ष आपको एक साथ देखने को मिलते हैं, तो वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, है ना। अब बात करें अगर अदर सिद्धांत की जो आपने और पढ़ रखे होंगे, जैसे कंटिन्यूटी का हो गया, आपका इंटीग्रेशन का हो गया, डिफरेंशिएशन का हो गया। तो डिफरेंशिएशन में आपने को देखने को ये मिलता है कि आपके जितने भी पक्ष हैं उनमें विकास की दर जो है वो समान नहीं रहती है। भले ही विकास आपका कंटिन्यूटी चलता रहता है, क्योंकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कहते हैं गर्भ से आपकी कब्र तक लेकर आपको जाती है। तो उसमें आपको विकास तो देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी जो दर होगी वो समान रहेगी, है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने विकास के जो प्रिंसिपल हैं उनको नहीं पढ़ रखा तो आप ज़रूर पढ़िएगा। इससे एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किन किन टॉपिक को आपने पढ़ रखा है और किन किन टॉपिक को अभी पढ़ना आपके लिए बाकी है। जैसे एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में होता है और उसके सामाजिक और मानसिक या मनोवैज्ञानिक विकास के साथ निकटता से जुड़ा रहता है। अब आपको एक ऐसे सिद्धांत या ऐसे विकास के बारे में बताना है जो कहीं ना कहीं बच्चे के जीवन पर्यंत चलता है, और जिसका सीधा सा संबंध आपके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू से जुड़ा हुआ है। क्या वो नैतिक विकास है, भाषा विकास है, शारीरिक विकास है, भावनात्मक विकास है। अगर हम बात करें आपके नैतिक विकास की, तो आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा कि पर्टिकुलर एक रूल वो फॉलो करते हैं और अपने पूरे जीवन ताउम्र वो वही सिद्धांत या उन्हीं रूल्स के कायदे में जीते हैं। तो उनको क्या है, परिवर्तन से थोड़ा डर सा भी लगता है और वो चेंजेस को एक्सेप्ट भी नहीं करते। तो आप ये ऐसा नहीं कह सकते, जो नैतिक विकास है आपका जीवन पर्यंत चलता है और उसका सामाजिक और मनोविज्ञान पहलू से एक बहुत ही नज़दीक का संबंध है ना। भाषा विकास के लिए पर्टिकुलर एक अवस्था होती है जिसे आप संवेदनशील काल कहते हैं। और शारीरिक विकास आप मैच्योरिटी से अगर जोड़ के देखेंगे तो परिपक्वता आने के बाद शारीरिक विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है। उसमें और आपको कहीं ना कहीं उत्कृष्टता देखने को मिलती है, लेकिन पूरी तरीके से शारीरिक विकास जो है वो आपको मैच्योरिटी के बाद देखने को कम मिलता है। अब इसका जो सटीक आंसर है वो है आपका भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। क्योंकि इमोशनल आपको पता है हमारी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी, मेंटलिटी से जुड़ा हुआ हिस्सा है, और ये ज़्यादातर हमारा इंटर रिलेशन से होता है, वो भी सामाजिक संबंध से। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि एक शिक्षक का सहकर्मी शिक्षण रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं जहां अधिकतम सक्षम छात्र अपने साथियों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं। लैब बायोगोस्की के सिद्धांत के अनुसार उनका मानना है कि यह किस प्रकार का संज्ञानात्मक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। आपने वाइगॉस्की की थ्योरी पढ़ी हुई है ना, उसके अनुसार उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है कि एक जो शिक्षक है वो अपनी रणनीतियों में, शिक्षण रणनीतियों में ऐसा करती है कि जो अधिक सक्षम बच्चा है वो अपने साथियों को मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान कर रहा है। तो उसके अंतर्गत आप किस में उसे रखेंगे, क्या ये कल्चरल टूल में आएगा, मोर नॉलेजेबल अदर्स में आएगा, सोशल इंटरेक्शन में आएगा, या इमिटेशन में आएगा। तो यहाँ जिस चीज़ को मैंने अंडरलाइन किया, अगर आप उसे बारीकी ध्यान से देखेंगे कि अधिक सक्षम जो छात्र है अपने साथियों को मार्गदर्शन करने में और उनकी सहायता करता है, तो ये सीधा सा इंडिकेट आपको करता है कि ये आंसर बनेगा आपका MQ वाला, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किशोर एज अ टीचर वुड कॉन्स्टेंटली एनालाइज एंड असेस अ चाइल्ड्स प्रोग्रेस थ्रू वेरियस एक्टिविटीज एंड प्रॉब्लम्स। ही वुड ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू वर्क विद पीयर्स हु हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम और आर एट एन एडवांस
advanced stage of the activity. The teaching learning process adopted by the किशोर would give a better understanding of, मतलब किशोर नाम का एक शिक्षक है ना, वो अपने कॉन्स्टेंटली एनालाइज करता है, असेस करता है बच्चों की प्रगति को लगातार रूप से, और साथियों के साथ काम करने के अवसर भी प्रदान करता है, जिससे वो समस्या समाधान में दिलचस्पी लें बच्चे, उनके अंदर वो स्किल डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ वो गतिविधियों में एक बेहतरीन परफॉर्म कर पाएँ। तो आप उसके जो शिक्षण सीखने की प्रक्रिया है वो किस आप ये बताएंगे कि किसके अंतर्गत आएगी? क्या वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है, नैतिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, शिक्षण केंद्रित शिक्षक केंद्रित शिक्षण है? तो यहाँ अगर बात करें शिक्षक केंद्रित की तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि जो किशोर नाम का टीचर है वो पूरी तरीके से एक शिक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू पे केंद्रित नहीं है। वो कहीं ना कहीं बच्चों के अधिगम को बेहतर करने के लिए उनकी एनालाइज कर रहा है, उनकी प्रगति को देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है, और यहाँ नैतिकता की कोई बात की नहीं गई है। अब बात करें कि उनके साथियों के साथ काम करने को बढ़ावा देता है, तो यहाँ जो आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा ए, है ना, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। अब बताना है इससे रिलेटेड कौन सा आपका सिद्धांत है जो बहुत ही लोकप्रिय है, उसके विषय में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उसका आंसर आपको ज़रूर देना है। बात करें अगले क्वेश्चन की, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम द चाइल्ड इज व्यूड एज, मतलब आपको संरचनावादी या रचनावादी अप्रोच में, ढांचे में आप बच्चे को किस तरीके से देखते हैं? टबला रासा के फॉर्म में, निष्क्रिय प्राणी के रूप में, या समस्या समाधानकर्ता के फॉर्म में, या लघु वयस्क के तौर पे, जो कहीं ना कहीं अभी सारी अपनी अनुभूतियों और वैयक्तिकता को जिसने हासिल नहीं किया है। तो अगर बात करें हम रचनावादी अप्रोच, जिसको हम हमारी एनईपी या एनसीए बढ़ावा देते हैं, वो बच्चे को एक समाधानकर्ता और एक एक्टिव लर्नर के तौर पे देखती है, बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक और खोजकर्ता के रूप में देखती है, जिससे बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है। तो उसका जो सही आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर 3। अब आपने एक वर्ड, अगर आपने सीडीपी पढ़ रखी होगी तो ऐसा एक वर्ड है जो आपने ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना सुना हुआ है, आपका टेबुलर राशा। इस वर्ड को आपने ये बताना है किस बात से ये संबंधित है, उस किसके द्वारा ये वर्ड दिया गया, ये आपका ऐसा होमवर्क है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें कि 9 वर्षीय जो छात्र है वो नैतिक तर्क, उसका जो तर्क है नैतिक, वो किस पर आधारित होगा? तो ये क्वेश्चन रिलेटेड है आपका कोहलबर्ग के सिद्धांत से, इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया है, इन्होंने मोरलिटी पे बात करी है। तो आपको ये बताना है कि उन्होंने 9 वर्ष का जो छात्र है उसकी जो नैतिक तर्क करना है उसको किससे रिलेट माना है, उस पर किस पर बेस्ड होगी, वो किस पर आधारित होगी? किसी कार्य के भौतिक परिणाम या अच्छाई या बुराई पर उस चीज़ को निर्धारित करेगा, या कोई कार्य सही माना जाएगा यदि वो एक किसी आवश्यकता को संतुष्ट करता हो, या नियमों के दायरे में एक अच्छा लाभ हमें मिले इसलिए हम नैतिकता को अपनाएंगे, या नैतिकता उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी जो व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करेगा। तो अगर 9 वर्ष की छात्र की बात करें तो आपको पता है कोहलबर्ग ने जो अपना सिद्धांत दिया है उनको 3 चरणों में या 3 लेवल्स में बांटा है, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड और लेवल थर्ड। ठीक है, लेवल फर्स्ट में उन्होंने पूर्व पारंपरिक नाम दिया है, परंपरागत, ठीक है, और उस सेकंड लेवल को आप उन्होंने परंपरागत नाम दिया है, और थर्ड को उन्होंने पश्च या पोस्ट परंपरागत नाम दिया है। तो ये बात आपको पढ़नी होगी, क्योंकि अगर आपने नैतिकता का सिद्धांत नहीं पढ़ा है उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये अप्लाइड क्वेश्चन बनेंगे तो वो ज़्यादा आपकी जब तक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी तब तक आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कि 9 वर्ष के बच्चे की जो नैतिक तर्कना है वो भौतिक परिणाम अच्छाई और बुराई पर आधारित होती है, जिसको आप कभी कभी कह देते हैं कि गुड बॉय गुड गर्ल, इस तरीके की चीज़ें नाम देते हैं। तो आपको ये पढ़ना जरूरी है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा अनुशासन को सुनिश्चित करने और उसमें सुधार करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रयुक्त विधियों का मूल्यांकन करना चाहिए, अभिभावक की बैठक बुलानी चाहिए, हेडमास्टर को बुलाना चाहिए, या सख्ती बरतनी चाहिए बच्चों के साथ? तो जो नीचे के 3 है वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि एक नेगेटिव साउंड कर रहे हैं। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को कहीं ना कहीं उन विधियों को एनालाइज करना चाहिए, उन विधियों का आकलन करना चाहिए जो बच्चे की अधिगम से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर बच्चा अधिगम में खुद को एक्टिव या तौर पे शामिल कर लेगा तो वो कहीं ना कहीं आपको डिसिप्लिन में ही दिखेगा। बच्चा अनडिसिप्लिन में तब आता है जब वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना ले रहा हो, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, जब कोई बच्चा असफल होता है तो इसका क्या कारण है? क्या बच्चे उत्तर ठीक से नहीं दे पाते हैं, या उसे याद नहीं है, या उसने प्राइवेट ट्यूशन नहीं लिया, या अगर फेल हो रहा है तो सिस्टम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या बच्चा पढ़ाई के लायक नहीं है? तो अगर बच्चा फेल हो रहा है, असफल हो रहा है, तो उसका मेनली रीज़न है कि सिस्टम में आपको बदलाव करने पड़ेंगे, आपको अपने तरीके में बदलाव करने पड़ेंगे। तो वो सिस्टम का फेल हो रहा है, ना कि किसी बच्चे का।
अगला क्वेश्चन कहता है सीसीई के बारे में। तो आपको पहला क्वेश्चन तो मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा कि सीसीई सभी बच्चों ने पढ़ रखी है, तो सीसीई का आपको फुल फॉर्म देना है कि सीसीई आखिर में किस चीज़ को इंगित करता है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो सीसीई के तहत मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। क्या जो सीसीई है वो तर्कहीन तुलना, लेवलिंग जैसी आदि चीज़ों को हतोत्साहित करती है, और यह साथ ही साथ स्वयं मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को बढ़ावा देती है। तो अगर सीसीई की सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो ये बिल्कुल सही बात है, लेवलिंग जैसी चीज़ों को हतोत्साहित करने का काम करती है और स्वयं मूल्यांकन और पीयर असेसमेंट को भी बढ़ावा देती है। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न सीखने की शैलियों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करता है। तो आपको ये बताना है कि वो किससे प्रभावित है। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल अप्लाइड वे क्वेश्चन है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चन को आपके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से जोड़कर इस क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने लाया गया है। तो यहाँ जो मेन वर्ड है उनको जिन पर आपको ध्यान देना है कि शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न सीखने की शैलियों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करता है। तो इसमें कहीं समाज की बात नहीं की गई है, संज्ञाना की भी बात नहीं की कि उसका मेंटल लेवल क्या है, वो किन चीज़ों को कर पाता है किन को नहीं कर पाता है। यहाँ नैतिकता की भी कोई बात नहीं है। जो सही आंसर होगा वो होगा गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत, क्योंकि वो बहुत विभिन्न विभिन्न की शैलियों का उपयोग करेगा किसी टॉपिक को बच्चे को समझाने के लिए, है ना, जिसमें उसकी कहीं ना कहीं बहुबुद्धि सामने आएगी। तो आपको ये बताना है गार्डनर के द्वारा कितनी बुद्धियों के बारे में बातचीत की गई है ना। अगर आप लिख के भेज देंगे तो आपकी भी वो चीज़ें रिवाइज़ होंगी। अगर आप उनका नाम वाम वगैरह सारी डिटेल लिख के भेजेंगे, साथ ही साथ जो उस कमेंट को पढ़ रहा होगा उसे भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे वो चीज़ मिलेगी, है ना। वंचित बच्चा आप किसको कहेंगे, क्या माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने वाला बच्चा, या बिना माता पिता या संरक्षक वाला बच्चा, या उचित देखभाल ना मिलने वाला बच्चा। तो हम जब भी जानते हैं जो वंचित वर्ग का बच्चा होगा या जिसे हम वंचित या डिप्राइव्ड चाइल्ड कहेंगे, उसमें ये तीनों आपको कहीं ना कहीं लक्षण देखने को मिलेंगे। हो सकता है वन ऑफ देम इनमें से कोई एक उनमें देखने को मिले। तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो एसएसआर और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, तर्क और कारण वाला। तो मूल्यांकन के 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं, जिसमें आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग देखने को मिलता है। तो बात बिल्कुल सही है, जब आपने मूल्यांकन और आकलन वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें प्रकार बताए गए होंगे, टाइप्स ऑफ मूल्यांकन बताए गए होंगे, है ना, जिसमें आपने असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग पढ़ा ही होगा। क्योंकि आपको पेडागोजी में अगर आप असेसमेंट नहीं पढ़ते हैं तो फिर ये काफ़ी नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता आपका असेसमेंट से रिलेटेड, क्योंकि हर एक जब आप सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो उसमें बच्चे का मूल्यांकन करेंगे ही करेंगे। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये तीनों उसमें शामिल हैं। तो दावा हमारा एकदम करेक्ट है कि ये तीनों आपके मूल्यांकन के 3 उद्देश्य के तौर पर सामने आते हैं। बात करें तर्क की, सीखने के लिए मूल्यांकन मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग का उपयोग बच्चे को लेवल करने के लिए किया जाता है। ये यहाँ बात कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग की अगर हम बात करें तो लेवलिंग नहीं करता है, वो ड्यूरिंग आपका लर्निंग असेसमेंट किया जाता है, ताकि आप बच्चे की प्रगति को मतलब प्रगति को एक तरीके से एनालाइज कर पाएँ और उसको और बेहतर करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग मेथड, टीचिंग मेथड्स का उपयोग कर पाएँ, जिससे बच्चे की अधगम और श्रेष्ठ स्तर पर पहुँचे। तो हमारा जो आंसर होगा वो आपका ए तो सही है, बट आर इज़ नॉट करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें कि बच्चों की यह समझ कि दूसरे के लिंग का व्यवहार, पहनावा या हेयर स्टाइल अपनाने से उनका लिंग नहीं बदल जाता, बच्चों की किस प्रकार की समझ को दिखाता है। क्या वो जेंडर आइडेंटिटी है, या जेंडर स्टेबिलिटी है, जेंडर कंसिस्टेंसी है, स्टीरियोटाइप है। तो अगर बात करें दूसरे की वेशभूषा को धारण करने से हमारा लिंग नहीं बदलता, इस तरीके की समझ को आप क्या कहेंगे, इसे जेंडर कंसिस्टेंसी कहेंगे, है ना। जेंडर स्टीरियोटाइप आप इस तरीके कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप पर्टिकुलर एक जेंडर को बहुत ज़्यादा ऊपर और पर्टिकुलर एक जेंडर को बहुत ज़्यादा कम करके आंकते हैं, है ना। तो वो आपका कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता में चला जाएगा। जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर स्टेबिलिटी के बीच में अगर आप फ़र्क बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये आपका ऐसा होमवर्क है कि आपने जेंडर के टॉपिक को कितनी अच्छे से समझा है और बताया है। बाकी आपका जो कमेंट आएगा उस पर हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे कि आप कितने सही हैं और कितने आपको सुधार की ज़रूरत है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषता क्या है। आपने आरटी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा, आरटी की अलग अलग धाराएं में क्या क्या बातें बताई गई हैं उनको भी पढ़ रखा होगा। तो आपको बताना है कौन सा इसमें आरटी की विशेषता है कि प्राथमिक शिक्षा समाप्त होने से पहले किसी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, साथ ही साथ उसे बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, या कक्षा 1 से कक्षा 8 की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा में लाया जाए
आएगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आरटी की बात करें, जब आप आरटी का फुल फॉर्म अगर आप एक बार लिख के हमें भेजेंगे तो आपको उसी के फुल फॉर्म से सारी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि उसका सीधा सा जो विशेषता है वो है आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात करना। अब आपको ये करना है कि यहाँ दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, ये आरटी ने कहा है। अब आरटी ने एक बात और कही है कि 6 से 18 वर्ष के बच्चों को भी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। अब जो 6 से 18 वर्ष का जो स्लेब है, आपको ये बताना है कि किस तरीके के बच्चों के लिए रखा गया है। ये आपका होमवर्क है अगर आरटी को आपने बेहतर तरीके से पढ़ रखा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि रश्मि प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका है, वह बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहती है। तो आपको ये बताना है कि नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए वो कौन सा तरीका अपनाएगी। छात्रों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर बताएगी या उनके सामने एक ऐसी स्थिति रख देगी जिससे उन्हें खुद से निर्णय लेने के लिए कहा जाएगा या शिक्षकों के द्वारा बड़ों द्वारा उसका प्रदर्शन किया जाएगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात करें कि आप नैतिकता का मूल्य बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चे कब ज़्यादा सीखेंगे। ये हम सभी जानते हैं कि कॉमन सी बात है कि इस बच्चे जब ज़्यादा सीखेंगे जब खुद से वो इंटरेक्ट करेंगे और कोई चीज़ जब उनकी बिहेवियर में वो चीज़ खुद उन्हें करने का मौका मिलेगा तब वो चीज़ ज़्यादा समय तक उनके अंदर रहेगी और उन्हें सीखने का उससे एक बेहतर तरीके से मौका मिलेगा। तो इसका जो सटीक आंसर इस बेस पे अगर लगाएं तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिकॉज क्योंकि क्या होगा जब वो खुद से एक ऐसी स्थिति उनके सामने आएगी उसमें खुद वो बिहेवियर करेंगे, उसका व्यवहार करेंगे और अपने व्यवहार को कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्व करेंगे कि अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया। तो वो अपने ज़्यादा अच्छे से तर्क उस बात का दे पाएंगे और उससे ज़्यादा बेहतर ढंग से वो सीख पाएंगे, बजाय कि उनको अंतर बताना। या हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर सी लगा रहे हो थर्ड वाला कि बड़ों द्वारा उसका प्रदर्शन किया जाए। तो प्रदर्शन से हम कुछ समय तक वो चीज़ें याद रहती हैं। जैसे हम कई लोगों को अच्छा बिहेवियर करते दिखते हैं तो हमें उस टाइम तो अच्छा लगता है, कुछ दिनों तक हम हो सकता है उसको फॉलो भी करें, लेकिन लंबे समय तक वो चीज़ फॉलो कर पाएंगे जो एक्चुअल में हमारी स्थिति या हम जिस सिचुएशन में वो रहे हों, है ना। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर बैठेगा वो बैठेगा आपका बी वाला और सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण एक व्यक्ति को भाषाई बुद्धिमत्ता दिखाता है। मतलब आप कब कहेंगे कि भाषाई रूप से व्यक्ति अच्छी बुद्धिमत्ता रखता है। तर्क की लंबी श्रृंखला को संभालने की क्षमता होनी चाहिए, शब्दों के अर्थ को और क्रम को या भाषा के प्रति अर्थों का संवेदनशीलता उसमें होनी चाहिए, ध्यान देने और दूसरों से अलग रखने की क्षमता हो या राग और स्वय के प्रति संवेदनशीलता हो। तो राग या स्वर इनके प्रति संवेदनशीलता आपका कहीं ना कहीं संगीत के क्षेत्र में वो चीज़ निकल के आ जाएगी। भाषाई रूप से अगर देखा जाए तो भाषाई रूप से समृद्ध आप कहेंगे कब कहेंगे। भाषा कहीं ना कहीं संचार और कम्युनिकेशन का एक माध्यम है और उसमें आप समृद्धशीलता या बुद्धिमत्ता जब कहेंगे जब जो व्यक्ति है वो ऐसे शब्दों का चुनाव करे या इन वाक्यों का प्रयोग करे जो कहीं ना कहीं उनके प्रति उसकी संवेदनशीलता को दिखाते हो। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी वाला और सेकेंड वाला। अगला क्वेश्चन कहता है कि मोहन प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 5 का शिक्षक है। उसकी कक्षा में एक रवि नाम का बच्चा पढ़ता है जो कहीं ना कहीं दृष्टिबाधित है। आपको ये बताना है वो किस प्रकार रवि की मदद करेगा। क्या उसके माता पिता से बात करके उसके दैनिक कार्यों में उसकी मदद करेगा या रवि को निचले स्तर के काम करने के लिए कहेगा या उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देगा उसके साथ ही, या उसे नॉर्मली डील करेगा या ट्रीट करेगा, साथ ही साथ उसे ऑडियो सीडी के मीडियम से पढ़ाने का सपोर्ट करेगा। तो जो सही है कि उसे कहीं न कहीं जब आपको दिव्यांग बच्चों को ट्रीट करना है, स्पेशल बच्चों को जब ट्रीट करना है तो उन्हें कहीं न कहीं उनकी कमियों को इंडिकेट करके ना सिखाया जाए, बजाय कि उनके साथ नॉर्मल ट्रीटमेंट दें और जो उनकी इंद्री ज़्यादा विकसित है, परिपक्व है, उस पर उसके माध्यम से उन्हें कहीं न कहीं लर्निंग कराई जाए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला। अगला क्वेश्चन कहता है कि सोच की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी सोच है। आप किस तरीके की थिंकिंग को सबसे बेहतरीन मानते हैं, कॉन्सेप्चुअल है, इमेजिनरी है, लॉजिकल है, ऑल ऑफ दी अबव। तो कुछ बच्चे इन्होंने थिंकिंग वाला चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं होगी, वो आंसर करेंगे ऑल ऑफ दी अबव और उनका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे बेहतरीन तरीके की थिंकिंग है वो आपकी हो जाएगी लॉजिकल थिंकिंग, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। मतलब इनमें से आपने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कई तरीके से पढ़ रखी होगी, इसके क्वेश्चन भी कई अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करे होंगे। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है। फॉर द सक्सेस इन एनी फील्ड द टीचर मस्ट नो द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन। जो टीचर है उसे बच्चों की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, ये बात भी सही है, बिल्कुल करेक्ट बैठता है। तो यहाँ इसका ऑप्शन नहीं बनेगा। द रिक्वायरमेंट ऑफ द टीचर एंड द फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द स्कूल शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय प्रिपेयरिंग द सिलेबस। सिलेबस बनाते समय आपको स्कूल में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उन पर ध्यान देना चाहिए टीचर को, बात ये भी सही है। आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में इसको लेके जा सकते हैं। द टीचर शुड हैव डिटेल्ड
नॉलेज ऑफ चाइल्ड्स बिहेवियर नीड एंड मेंटल लेवल, ये बात भी सही है कि बच्चे की अगर चाइल्ड सेंटर रख रहे हैं तो उसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके व्यवहार के बारे में, उसकी आवश्यकता के बारे में। लेकिन अगर बात करें बिहेवियर को आप लिमिट करेंगे बच्चे की तो वो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होगी, है ना, ये आप भी समझ रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, शिक्षक को बच्चे के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, हम सभी जानते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा कथन इस मामले में गलत साबित है? क्या बच्चे की सामाजिक सांस्कृतिक समाज में प्रचलित मान्यताओं का ज्ञान देना चाहिए, बच्चे को विभिन्न सामाजिक योजनाओं और गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए? जब भी आपको ये वर्ड दिखे तो यही उसमें शामिल नहीं होगा, तो हम ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी ऑप्शन इसके पॉजिटिव ही साउंड करेंगे क्योंकि इनमें ऑल ऑफ दी अबव इस तरीके के ऑप्शन नहीं है, तो हमारा जो सही आंसर बैठेगा वो होगा सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना नहीं है? अब आपने कोहलबर्ग के बारे में मैंने आपको ब्रीफ तो कर दिया है, अगर आपने इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ रखा होगा तो, क्योंकि इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं ली जा रही है, ये आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है कि कौन सी आलोचना नहीं है। हर सिद्धांत में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो उन कमियों में से कौन सी शामिल नहीं है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में, आपको वो बतानी है। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो पश्चिमी सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों पर आधारित था, ये बात बिल्कुल सही है कि कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो पश्चिमी आपकी पूर्वाग्रहों पर आधारित था और हर देश के लिए एज इट इज आप उसको फॉलो नहीं कर सकते। इनका जो है अधिकांश जो सिद्धांत है वो पुरुष केंद्रित था, बिल्कुल सही। इन्होंने जितनी रिसर्च की वो नॉर्मली आपके मेल वर्ग पर की। इसके साथ ही इन्होंने ये बताया कि बढ़ती उम्र के साथ आपका नैतिक विकास की विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, ये बात भी सही है। तभी तो उन्होंने 3 चरण दिए थे, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्चिम परंपरागत। तभी तो कहेंगे कि वो अलग अलग आपकी चरणों से गुजरेगा। लेकिन इन्होंने इस बात को कभी भी नहीं कहा कि शारीरिक मानसिक जिनका स्वास्थ्य अच्छा है उनकी कहीं ना कहीं आपको सामाजिकता या उनका नैतिक विकास बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। तो यही हमारा ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षक के रूप में यदि आप अपनी कक्षा में बच्चों का सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक विकास करना चाहते हैं, मतलब सभी पक्षों को लेकर चलना चाहते हैं, समग्रता से उनका विकास करना चाहते हैं, तो किसे चुनेंगे? छात्रों को गंभीरता से लेंगे? नहीं, क्यों लेंगे हम गंभीरता से? हमें तो उनका समग्र विकास करना है। उन्हें चुपचाप बैठने के लिए कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की मानसिक खेलों में आयोजन कराएंगे और उन्हें शामिल करने के लिए प्रेरित करेंगे। यही हमारा सही आंसर बनेगा। इसको मुझे नहीं लगता कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगले क्वेश्चन कहता है कि किस अवस्था को भाषा कौशल की अवस्था कहा जाता है? तो इसके जो ऑप्शन है वो आपको कहीं ना कहीं पियाजे के सिद्धांत के ओर लेके चलते हैं। तो जो भाषा की कौशल की अवस्था जिसे हम कहेंगे, जिसे पियाजे ने भी माना है, वो है आपका प्री ऑपरेशनल। क्योंकि आपका जो फॉर्मल है वो तो बहुत एडवांस 4th स्टेज है, आपकी सेंसरी मोटर में भाषा का अभाव देखने को मिलता है। उसके बाद ही आपकी प्री ऑपरेशनल आती है, जिसमें कहीं ना कहीं आपकी पहली अवस्था की छठी उपअवस्था में आपको भाषा के लक्षण दिखते हैं और आपकी सेकेंड अवस्था में वो भाषा दिखने लगती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन कहता है कि सामाजिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत को टिक करना है। संस्कृति का स्थानांतरण सामाजिकरण की प्रक्रिया है? बिल्कुल है। स्कूल और जो सहकर्मी समूह हैं या माता पिता हैं वो इसके जनसंचार के माध्यम है आपके सामाजिकरण के? बिल्कुल है। अगर बात करें पालन पोषण के तरीके बच्चे के सामाजिकरण को प्रभावित नहीं करते, क्यों नहीं करते? आपकी जो पेरेंटिंग होगी माता पिता की, वो बच्चे के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, वही कहीं ना कहीं उसका एक बेस तैयार करती है। तो ये बिल्कुल उसमें शामिल होगा, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है नहीं है, तो यही हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें कि दावा कहता है कि बच्चे का विकास कई सिद्धांतों पर निर्भर करता है, विकास इन सभी सिद्धांतों के बीच की एक अंतर संबंध से संबंधित है। बिल्कुल बात सही है कि विकास के आपने कई सारे प्रिंसिपल पढ़े हैं, वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध रखते हैं, तो ये बात हमारी दावा सही हो जाता है। अगर बात करें विकास एक आजीवन प्रक्रिया है, तो इस बारे में भी हमने बात करी है कि आपका गर्भ से लेकर कब्र तक विकास चलता है, तो इस मामले में हमारे जो दोनों हैं वो अपने आप में सही बैठेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि एक शिक्षक की कक्षा में शारीरिक रूप से दिव्यांग कुछ बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उपयुक्त होगा? तो जो शिक्षक वयस्क छात्रों को दिव्यांग बच्चों की मदद करने के प्रति संवेदनशील बनाएगा, या जो आपके अक्षम बच्चे हैं उन्हें कोई भी गतिविधि शारीरिक रूप से करने की इजाज़त दी जाएगी, है ना। शिवम में एक बच्चा है, उसे बैसाखी का उपयोग करने के लिए कहा जाएगा, या पोलियोग्रस्त बच्चे को आपको डांस करने के लिए कहा जाएगा। तो नीचे के जो 2 ऑप्शन है वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। और साथ बात करें शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे हैं उन्हें आप कोई भी गतिविधि कैसे करने के लिए कह सकते हैं, है ना। उनका एक पक्ष कमज़ोर है तो आप अदर पक्ष में उन्हें ला सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी गतिविधि करने के लिए आप मंजूरी नहीं दे सकते। तो इसका जो सटीक आंसर ऑप्शन के अनुसार बनेगा वो है ऑप्शन नंबर 1।
अगले क्वेश्चन की बात करें कि यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा शिक्षक के पढ़ाते समय कक्षा में सबसे पीछे बैठता है और धीरे धीरे कुछ कहता है और आपकी कक्षा पूरी होने से पहले ही कक्षा छोड़ देता है, तो आप किस श्रेणी में उसे रखेंगे? क्रिएटिव है, बैकवर्ड है, रिटार्डेड है, प्रॉब्लमेटिक है? तो ये बच्चा आपका सीधा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है। इसका आंसर मैं उम्मीद करूँगा कि आप खुद कमेंट बॉक्स में हमें दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विनीता एक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। ठीक है, वह अपनी कक्षा की एक छात्र से पूछती है, आपको बताना है 5 का अगर 2 में हम गुणा करेंगे तो क्या परिणाम आएगा। तो आपको ये बताना है कि जो विनीता है वो बच्चे से किस प्रकार की सोच की उम्मीद रखती है, बच्चे किस प्रकार की सोच का उपयोग करके इसका आंसर देंगे। क्या वो मूल्यांकन सोच है, या अभिसारी, कन्वर्जेंट है, या डाइवर्जेंट है, या आपका कहीं ना कहीं उपयोगिता में कमी है। तो आपका अगर एक ऐसा क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है जिसमें बोला जा रहा है 5 का अगर 2 से गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये सीधा सीधा आपकी जिस सोच को इंडिकेट कर रहा है वो है आपकी कन्वर्जेंट। क्यों? इसमें आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंट होने की ज़रूरत नहीं है। डाइवर्जेंट थिंकिंग तब काम आती है जब आप किसी क्रिएटिव फील्ड में जाते हैं कि आप एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन लेके आएंगे, लेकिन यहाँ सीधा सा आपका फॉर्मूला इस क्वेश्चन है, उसमें आपका सीधा सा उत्तर की ओर आप पहुँचेंगे, तो उसमें जो चिंतन आएगा वो अभिसारी चिंतन होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यदि बच्चा वस्तुओं को आकार, आकृति, रंग एवं अन्य प्रासंगिक विशेषताओं के आधार पर समूहीकृत करता है तो शिक्षक को क्या कार्य देना चाहिए? क्या हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, या पैसिव इमिटेशन का, या ऑब्जेक्ट परमानेंस का? तो यहाँ सीधी बात है, ना अलग अलग चीज़ों में उन्हें वर्गीकृत कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन आप किसके अंतर्गत लाएंगे? यह सीखने के पर जोर देगी, सामाजिक कार्य या सामाजिक दक्षता पर जोर देगी, या सामाजिक जिम्मेदारी, लोकतंत्र की शिक्षा को पूरा करने पर जोर देगी? तो आपका जो पैसिव प्रोग्रेसिव अगर एजुकेशन या लर्निंग की बात करें तो इसमें ये तीनों शामिल होंगे। इस हिसाब से हमारा जो आंसर बैठेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और मैं उम्मीद करता हूँ इसी क्वेश्चन के साथ, क्योंकि ये हमारी आज की प्रैक्टिस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कि आज का प्रैक्टिस सेशन और जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं उनसे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेहतरीन हुई होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपका इन एनी केस कोई डाउट है, कोई आपको क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि नहीं ये ऑप्शन बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर अपना क्वेरी भेज सकते हैं, जिसका नाम है पेडल अप ग्रुप के नाम से आप सर्च कर सकते हैं सर्च बार में। और मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक की मैं उम्मीद करता हूँ अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर करके आएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।